ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही? ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ? क्या होता है? क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है दोस्त? एक साथ और उसमें क्या क्या डेट फाइनेंसिंग किसमें आती है? लॉन्ग टर्म में नहीं आती, दोनों में आती है। ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग के अंदर कितने तरह की चीजें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी? बैंक लोन, ठीक है, कमिटेड लाइन और ऑपरेटिंग लीज और अच्छा ऑपरेटिंग लीज बताना। ऑपरेटिंग लीज मतलब रेंट पे अगर कोई चीज रेंट का अगर कुछ चीज दी हो तो उसे इस्तेमाल करो ना, इस्तेमाल। हाँ बस कोई बताएगा क्या ऑपरेटिंग लीज? सर पहले फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को हमने किस तरीके से समझा था कि बैंक लोन में जिस तरह से हम कोलैटरल रखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। और वहां पर बैंक लोन वगैरह में इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम रेंटल्स देते हैं। इस तरह इंटरेस्ट पे करने से हमारे प्रॉफिट की वैल्यू में कमी आती है और प्रॉफिट की वैल्यू में कमी आने की वजह से जो हमारा टैक्स है वो भी कम हो जाता है। इसी तरीके से जब हम ऑपरेटिंग लीज में रेंटल एक्सपेंस पे करते हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट कम होता है और जब प्रॉफिट कम होता है तो हमें इवेंचुअली टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा फैक्टरिंग किसे कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल को क्या करना, डिस्काउंट करना या सेल कर देना। जब आप अकाउंट रिसीवेबल को सेल करते हैं तो आपको एक हैवी प्राइस एज अ फीस की फॉर्म में देनी पड़ती है। वो फीस आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन जिस शख्स को आप अकाउंट रिसीवेबल सेल कर रहे हैं वो इस फीस को क्या कहता है, डिस्काउंटिंग। ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि डेट फाइनेंस से ज्यादा एक्सपेंसिव क्या होता है, फैक्टरिंग, क्योंकि उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो बेसिकली वन टाइम है। इसकी एग्जांपल के लिए हमने कहा था कि अगर हम बैंक लोन ले रहे हैं और उस पे इंटरेस्ट है 10% और हमने 3 महीने के अंदर वो बैंक लोन पे कर दिया तो हमें इंटरेस्ट भी कब तक का पे करना पड़ेगा, 3 महीने तक का। लेकिन फैक्टरी में कोई ऐसा चांस नहीं है, हमें इनिशियल पेमेंट करनी पड़ती है या डिडक्ट हो जाते हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल जाता है। अच्छा जी, हमारे पास फाइनेंस मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंस मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी की और शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, इंक्रीज करना। जब कंपनी की और शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करते हैं तो 3 एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है। वो 3 एक्टिविटीज कौन सी हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और हम इस चैप्टर में किस पे फोकस कर रहे होंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? कहाँ से पैसे हम रेज करेंगे और किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। क्लास थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो है लेकिन कोई बात नहीं, चीजें बेहतर हो सकती है। जी भाई उस्मान, आपका क्या मसला है जरा बताएं। अच्छा जी, तो हमने शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस तक कवर कर लिया था। हमने एक बात ये समझी थी कि देखें बिजनेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस कब लेता है, जब बिजनेस को अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मेंटेन करना होता है। अगर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं लेगा तो उससे क्या होगा कि बिजनेस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह से बिजनेस को परफॉर्म करना चाहिए। तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेके वो अपने आप को इतना केपेबल कर लेता है कि आने वाले वक्त में जो ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज भी कर सके। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कितने पैसे हैं, या तो वो गुड्स परचेज कर सकती है या फिर एम्प्लॉयज की सैलरीज दे सकती है। तो इंस्टेड ऑफ कि वो एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करें, वो क्या करेंगे, गुड्स ले लेंगे, क्योंकि गुड्स उनको हेल्प क्या करेगा, चीजों को अपनी सेल्स को ग्रो करवाने में। तो इसलिए सैलरीज भी पे करनी है। तो सैलरीज पे करने के लिए क्या है कि एक आपने माइंडसेट बनाया कि जब मैं इसे सेल करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे तो मैं अपने लोन को भी पे ऑफ कर दूंगा
और स्टेबल भी हो जाऊंगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म यानी कि जो आपके पैसों की कमी जो छोटे टाइम पीरियड तक के लिए होती है, उसके लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ऑप्शन अवेल करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट याद रहते हैं कि हम यहाँ इक्विटी फाइनेंस पे क्यों नहीं जाते, यानी कि अगर मुझे 12 महीने के लिए पैसे चाहिए तो कंपनी क्यों नहीं शेयर्स को इंट्रोड्यूस करती। देखिए, जब आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, जिसमें हम डेट फाइनेंसिंग पढ़ते हैं, तो नॉर्मली डेट फाइनेंसिंग के लिए आप किससे कंसल्ट करते हैं? मोस्टली बैंक से कंसल्ट करते हैं। और बैंक का तो कारोबार ही क्या है कि वो आपको पैसे दे और उस पर अर्निंग करे। लेकिन अगर इंडिविजुअल के बारे में पूछा जाए कि इंडिविजुअल से जब आप पैसे लोगे तो वो लोन से ज्यादा आपके काम में इन्वेस्ट करने का ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो अपने पैसे को इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि लॉन्गर पीरियड तक उसे क्या आ सके, रिटर्न आ सके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ज्यादातर जो इक्विटी फाइनेंस के थ्रू पैसे आते हैं, तो जो पैसे देने वाले लोग हैं वो मेरे और आप जैसे जनरल पब्लिक है, और उनका कंसंट्रेशन यहाँ पर ये होता है कि ज्यादा टाइम के लिए रिटर्न कंपनी से ले सके। अब 12 महीने के लिए उन्होंने किसी कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज में क्या कर दिया, पैसे लगा तो दिए। लेकिन आप अगर देखें तो एक इन्वेस्टर तब पैसे लगाता है जब उसको ये अट्रैक्टिवनेस दिखे कि कंपनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में पैसे लगा रही है जहां पर उसके पैसे भी डबल होंगे और आने वाले वक्तों में क्या होगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगी और डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वही पैसे वो अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहा है तो कोई रिटर्न उससे नहीं आ सकता। यानी अगर एक इक्विटी हमने इशू की और उससे जो पैसा है हमने मार्केटिंग पे लगा दिया, और तो यहाँ बच्चा कह सकता है कि सर मार्केटिंग पे लगाने से हो सकता है मेरी सेल बढ़ जाए, लेकिन चांसेस इतने ज्यादा नहीं। आपने सैलरीज पे कर दी, सैलरीज पे करने से कोई खासा रिटर्न नहीं आपको आ सकता। तो इक्विटी फाइनेंस जब हम करते हैं, यानी कि जनरल पब्लिक के पास जाके हम कहते हैं हम अपनी कंपनी की ओनरशिप देना चाहते हैं और इसके अगेंस्ट हम आपसे क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे, तो इसमें एक अट्रैक्टिवनेस होती है कि लॉन्गर पीरियड तक की जर्नी को इन्वेस्टर यहाँ पर देख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने शायद डिस्कस नहीं किया था, ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ने का जरूर कहा था। अब यहाँ पर एक सवाल पिछले कुछ दिनों में जिन बच्चों ने पढ़ा उन्होंने ये वाला एरिया बहुत ज्यादा डिस्कस किया कि सर लेस इंटरेस्ट अमाउंट क्या होती है। देखिए, बात सर ये है, लेस इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, मैं 1 लाख का लोन ले रहा हूं फॉर 12 मंथ्स और 1 लाख का लोन ले रहा हूं फॉर 5 इयर्स। एक पे इंटरेस्ट है 8% और एक पे इंटरेस्ट है 10%। तो इस 12 महीने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10,000, और इस 12 महीने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 8,000। लेकिन ये 10,000 है, ऑल्दो कंपेयर टू 8,000 ज्यादा है, लेकिन मुझे सिर्फ 1 साल के लिए ही पेमेंट करनी है। लेकिन ये 8,000 जो है मुझे कितने सालों के लिए पे करनी है, 5 सालों के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो अमाउंट है, आप यहाँ देखें लेस इंटरेस्ट अमाउंट कहा गया, लेस इंटरेस्ट रेट नहीं कहा गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखनी। अमाउंट का मतलब ये कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, आप यहाँ पर देखें। आगे आ जाओ, उसके बाद इधर आ जाओ। क्या यहाँ आ जाओ, क्लास सब भी करो, मैं ठंड दिलवाता हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपने यहाँ पर लेस इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब ये है कि इवेंचुअली अगर आप देखें तो आपके जेब से जो पैसे जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो सिर्फ 10,000 जा रहे हैं, जो कि आपको 8,000 से ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के टेन्योर पे देखें तो आपको ये लगेगा कि आपकी अमाउंट ज्यादा निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर इसका मतलब ये। फिर इसके बाद अगर आप देखें डिस्बर्स क्विकली, यानी कि जैसे ही आपके पास अर्निंग होगी तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि उनका टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। और इसका एक और मतलब ये है कि डिस्बर्स क्विकली का कि टाइम स्पैन कम होने की वजह से जो इनकी टर्मिनेशन पीरियड होता है वो, अब देखो अगर एक कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करती है तो जाहिर सी बात है उसको अर्निंग जो है वो 12 महीने के अंदर ही अपनी सिक्योर करनी पड़ेगी। अगर वो 12 महीने के बाद अपनी अर्निंग को लेके जाती है, यानी कि एक चीज पे उन्होंने पैसा लगाया लेकिन वो पैसे का जो रिटर्न है वो 12 महीने के बाद आ रहा है, तो इवेंचुअली उनकी ये जो प्राइस है जो इन्होंने पैसे लिए हैं उसका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदे ने जो लोन दिया है वो जस्ट कितने महीनों के लिए दिया है, 12 महीने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले इश्यूज पे बात हो जाएगी। लेस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जब आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको कोलैटरल रखवाना पड़ता है।
लेकिन जब आप कोलैटरल रखवाते हो, क्योंकि इसका टेन्योर 12 महीने तक का होता है, तो इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतने ज्यादा रेफरेंस चेक नहीं होते कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म में होता क्या है, लेस डॉक्यूमेंटेशन की बात यहाँ पर क्यों की गई है? देखिए, जब भी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करते हैं, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने से पहले जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई किस पर्पस के लिए चाहिए, तो आप उसको पर्पस बताते हैं। लेकिन अगर आप उसको ये पर्पस बताओ कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, उस अपॉर्चुनिटी में मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, सीड अप करूंगा, फिर आगे जाके मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जब आपको पैसे देगा तो सिर्फ आपको ये सुन के पैसे नहीं दे देगा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, वो आपसे फोरकास्ट मांगेगा, वो आपसे फाइनेंशियल मॉडलिंग मांगेगा, वो आपसे आपके बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, किस तरीके से आप चीजों को लेके चलोगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपका बिजनेस कुछ भी नहीं, आप इनके पैसे से बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उनका जो रिस्क है कंपेयर टू आप शॉर्ट टर्म में देखो तो ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे जितने भी बिजनेसेस डेट लेते हैं उनका बिजनेस किसी हद तक चल रहा होता है। तो जी ऑनलाइन आवाज आवाज नहीं आ रही यार, माइक भी लगाया हुआ और क्या लगाऊं, एको हो रही है। अच्छा, अब सही है, अब बेहतर है जी, अब बेहतर नहीं है। ये नो किस बात का बोला गया, बेहतर है कि नहीं? अब ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया और चीज ठीक है, खैर इंसान की साइकी है, क्या कर सकते। तो हम कहाँ थे, मैं एक जगह पे था, खैर वहीं रहूंगा, लेकिन आप लोग कहाँ थे, जहाँ थे हम लेस डॉक्यूमेंटेशन पे। तो लेस डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो बिजनेसेस 12 महीने के लिए पैसे रेस करते हैं, उनका बिजनेस एक्चुअल फॉर्म कहीं ना कहीं चल रहा होता है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए वो अपने फाइनेंशियल्स दे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल जाता है, वो कहता है कि मुझे बैंक लोन चाहिए, तो बैंक उससे क्या कहता है कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। एक कंपनी जब लोन लेने जाती है तो उसे कहा जाता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, ताकि देखा जा सके कि आपका पीएनएल क्या बता रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर है कि आप हमारा जो ये पैसा ले रहे हैं उसे भी वापस कर सकें और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे कर सकें। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जाएगा तो क्या देगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा, और वो बैंक स्टेटमेंट देगा जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि बिजनेस अकाउंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ एडवांटेज में। फिर इसके बाद एक और चीज है जो हम यहाँ देखते हैं, हाई इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप दो चीजों को देखें तो अभी मैंने एक बात ऊपर आपको समझाई थी, यहाँ पर लेस इंटरेस्ट अमाउंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है हाई इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब यह है कि ऑल्दो आपको सिर्फ एक साल के लिए ही 10,000 रुपए देने हैं, कंपेयर टू लॉन्ग टर्म तो ये आसान है, लेकिन इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का 8% है और इसका 10%। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखो, अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एक बंदे से आपको 5 साल तक के लिए अर्निंग आ रही है और एक बंदे से सिर्फ एक साल के लिए अर्निंग आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप अपना मार्जिन ज्यादा रखोगे। जब मार्जिन की बात आती है बैंक के लिहाज से, तो बैंक का मार्जिन क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो बैंक किससे कमाता है, इंटरेस्ट रेट से कमाता है। तो बैंक कोशिश करेगा कि क्योंकि मैंने एक बंदे को सिर्फ एक लोन दिया है 12 महीने के लिए, तो मैं इससे कोशिश करता हूं कि ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देता हूं, तो मैं इसका इंटरेस्ट रेट भी क्या रखूंगा, ज्यादा रखूंगा। लेकिन एक बंदे से मुझे 5 साल या 10 साल तक अर्निंग आनी है, तो क्यों मैं उससे ज्यादा पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट लगा के उसको डिमोटिवेट करूं। मैं उसका इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूं, ताकि वो इस बात पे मेक श्योर हो जाए कि यार मुझे साल के 10,000 नहीं 8,000 देने, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये 8,000 पिछले अगले 5 साल तक देने पड़ेंगे। तो अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए आप बिजनेस के क्या करते हैं, डिसीजंस के। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई मसला है? तो ये हाई इंटरेस्ट और यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। अब जाहिर सी बात है, आपको एक बात पता है, डेट क्या है, ट्रैप। ठीक है, ट्रैप क्या होता है भाई, जाल होता है ना, जाल बिछाया जाता है, आप फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। ठीक है, डिपेंड्स कि जाल किसका है।
बाज़ दफ़ा आप खुद नहीं निकलना चाहते। तो अगर आपने उधार लिया, आपने बहुत सी जगहों पे बिजनेस में देखा होगा कि कुछ ऐसे जुमले लिखे होते हैं, नकद बड़े शौक से, उधार अगली चौक से। ये सारी बातें क्यों भाई? हम यहाँ क्या काम करते हैं कि भाई आप डायरेक्ट कैश पे डीलिंग करें इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, क्योंकि एक दफा किसी को मुफ्ती की आदत लग जाए ना, आपके बहुत से दोस्त यार होंगे, ठीक है ना, उनको जब एक दफा मुफ्ती की आदत लग जाए, फिर मर के ही उनका ये आदत अल्लाह ही खत्म कराएगा। दुनिया के कोई ऐसे असबाब नहीं है कि वो उनकी इस ढिठाई को क्या कर सके, खत्म करा सके। ठीक है, अल्लाह पाक ऐसे दोस्तों से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। ठीक है, दिल से निकला है ये आमीन, लगता है बहुत लोगों की ठोकरें खाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बात कही गई कि डेट एक ट्रैप है। अगर एक बिजनेस की आदत पड़ जाए लोन लेने की, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्फिडेंस के शेक होने की बात है कि आप जो अर्न करते हैं आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने पैसे लगा सकते। ठीक है, बात सारी है कॉन्फिडेंस की, कि जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हुए डरोगे नहीं। लेकिन अगर आपको आपकी प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट पे श्योर नहीं है, तो आप जब लोन लोगे तो आपको ये डर लगेगा कि यार पैसे डूब जाएंगे। तो भाई रिस्क इसी का नाम है, ठीक है ना। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा विदाउट रिस्क। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से उधार मांग के पैसे लगा रहे हो क्योंकि आप रिस्क लेना चाहते हो। रिस्क लेना है आप अपने पैसे पे लो, किसी और के मुफ्ते पे आप चीजें ना लिया करें। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पर हुआ स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट। बाज दफा क्या होता है कि 12 महीने तक का जो टेन्योर है आपका, उसमें आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रीपेमेंट की एक स्केजुलिंग बुक की जाती है कि आपने अगर हमसे 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो क्या आप हमें साल खत्म होने पे ही 1 लाख रुपए दोगे कि हर क्वार्टर के बाद आप कुछ अमाउंट पे करोगे हमें। तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म फाइनेंस वही बिजनेस लेगा जिसके पास अनइवन कैश फ्लो। बुक में एक टर्म लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता कि आपकी इनकम जो इस महीने आएगी वो अगले महीने भी वही इनकम आ रही। यानी कहने का मकसद है कि बिजनेस को ये नहीं पता कि उसका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे जो बच्चे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ाते थे और अब भी पढ़ाते हैं, लेकिन ट्यूशंस पढ़ाने की जो इनकम है वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है ना, क्यों नहीं होती? क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब ही दुनिया है, तो जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर कटने का तो आपको पता ही है, बच्चे भी काट के चले जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो कहने का मकसद ये है आपका, क्या थे, हाँ, कहने का मकसद ये है कि आपके यहाँ पर जो आप क्वार्टर बाय क्वार्टर पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब लोन लेंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि 3 महीने तक अगर आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हो उस अर्निंग में से आपको इन लोगों के लिए पैसा क्या करना है, होल्ड करके रखना है, क्योंकि आपकी पेमेंट पीरियड जल्दी आ रही है। अच्छा, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा आपको कहेगा भाई 4 महीने के अंदर दे दो या आप सेमी एनुअली कर लो, लेकिन जितना ज्यादा हमारा टाइम पीरियड स्केजुलिंग का होगा हमें अमाउंट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब 1 लाख की अमाउंट है, अगर हम हर महीने 8,000 7,000 10,000 की अमाउंट देते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, फ्लेक्सिबल। लेकिन हम इसी चीज को 3 महीने तक लेके चले जाए तो हमें पेमेंट करने में थोड़ा सा इशू आएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को थोड़ा अपने तरफ से रीड कर लें, और कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझाना है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एसेट लायबिलिटी मिसमैच, चलिए जी रीड करें इसे। बुक नहीं ली आप लोगों ने? कौन कौन है जिसकी आज पहली क्लास है? 1 2 3 4, हाँ आपको तो हम देखा हूं, सही है। बाकी तो पैदा होते ही आ गए थे, कुछ को हमने स्कूल से ही गोद ले लिया था। ठीक है, चले पढ़ लें। ऑनलाइन वालों आपका कोई सवाल है तो पूछें। अब आवाज में मसला तो नहीं है?
यहाँ से पढ़ो ना। देखिए हमने भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म से कंपैरिजन किया है, यहाँ पर भी सेकंड लाइन पे यही बात की गई है कि जब हम कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म से, क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो काफी आगे 5 साल 6 साल तक के लिए देने पड़ते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया। अच्छा एक चीज और आपने सुनी होगी कि डेट जो है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, हमेशा ये बात कही जाती है कि इक्विटी एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है और जो आपकी डेट है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसका मतलब ये है कि देखें इक्विटी जब आप पब्लिक को बेचते हैं तो आप उनको उनसे सिर्फ पैसे नहीं लेते बल्कि आप उनको क्या करते हैं, ओनरशिप भी देते हैं। ओनरशिप देना बहुत एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आपको अब हर बिजनेस के डिसीजन में क्या करना पड़ेगा, उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। ऑल्दो जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात बताऊंगा कि वहां पर एक जो शेयर होल्डर होता है वो बिजनेस की कितनी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि एक बिजनेस अगर शेयर होल्डर को अपने किसी डिसीजन में इन्वॉल्व करता है ताकि उनकी सजेशंस ली जा सके, तो वो कौन से डिसीजंस होंगे जिसमें वो अपने साथ ऑन बोर्ड करेगा और उनसे राय ली जाएगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम राय इस तरह ली जाती है कि जस्ट बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर इवेंचुअली होता यह है कि जरा हम देखें तो हम उन पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर ये एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि हम उन्हें समझाएं तो भी कुछ नहीं होना, तो खैर जहां जाने जाओ, लेके जाएंगे जहां आप जा सकते हैं, ठीक है, इसे ले लें प्लीज। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ बहुत अच्छा है, ये काफी ज्यादा टेक्निकल भी है लेकिन इसे आसान कर देते हैं कि देखिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मतलब ये है कि देखें आपके पास बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश पड़ा या 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कहते हैं उस चीज को जिसका आप बिजनेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो वेलो का बिजनेस करता है, ठीक है ना, ठीक है, वेलो का बिजनेस करता है। अब उसको यही काम अच्छा लगता है कि लगा के थोड़ा टुन भी हो जाए और बेचता भी रहे वेलो, पता भी नहीं चलेगा। और कुछ होते हैं जो बन को आप बेचते हैं, क्या कहते हैं उसको, चीज फ्राइज, ठीक है ना। तो बिजनेस करते हैं, अब जाहिर सी बात है, अब कोई बिजनेस कर रहा है मार्केट्स का, कोई बिजनेस कर रहा है लैपटॉप का, तो वो जो चीज उसके पास होगी वो क्या है, उसकी इन्वेंट्री है। अब उसकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। अब मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री जो है ऑब्सलीट होना शुरू हो गई मार्केट से क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, कम हो रही है। तो इस इन्वेंट्री की वैल्यू पहुंच गई 80,000, क्लियर। लेकिन आपने जो 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री ली थी ना, ये ली थी क्रेडिट पे। किस पे ली थी, क्रेडिट पे। तो आप इसकी वैल्यू जब कम होगी तो आपने जिससे ये इन्वेंट्री लिया, कि आप उसको जाके कह सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू तो अब 80,000 हो गई क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या कर, 80,000 रुपए कर। ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एसेट की वैल्यू कम होने की वजह से हमारी लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हमारी लायबिलिटी अपनी जगह पे ही है। हमारी अर्निंग, अगर मैं चाहूँ इस एसेट को, इस इन्वेंट्री को बेचना भी, तो मैं मैक्सिमम कितने तक की बेच सकता हूँ, 85,000 तक की, अगर बहुत ज्यादा काम भी कर लिया तो। लेकिन 85,000 की अमाउंट पे बेचने के लिए भी मुझे इस एसेट को, इस इन्वेंट्री को इस पैकेजिंग में बेचना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है कि मुझे फर्दर कॉस्ट पे करनी पड़ जाए। बाज दफा होता है कि कोई प्रोडक्ट पड़े पड़े खराब हो जाती है ज्यादा यूज ना करने की वजह से, तो जब आप चीजें यूज नहीं करेंगे तो खराब तो होगी। तो उसे ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको रिपेयर करवाते हैं, उसको उस कंडीशन में लाते हैं कि क्या हो सके, चीज बेहतर हो सके। अब आपने 80,000 की चीज को आपने कहा कि मैक्सिमम अगर इस पर मैं खर्चा करूं तो कितना खर्चा कर सकता हूं, तो बोला 10,000 रुपए खर्चा करोगे तो ये इवेंचुअली चीज कितने की बिक जाएगी, 95 की बिक जाएगी। तो 95 अगर आप देखो तो आपने पहले 1 लाख रुपए की लायबिलिटी तो आपके पास ही है, फिर इस एसेट को 95 पे बेचने के लिए भी फर्दर आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 10,000, और रिटर्न आपके पास कितना आएगा, कुछ भी नहीं। अगर आप देखो तो इवेंचुअली तो आप लॉस में ही चले जाओगे।
तो कहने का मकसद है कि आपके जेब से 1,10,000 रुपए जाने के बावजूद भी आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आपका एसेट उस वैल्यू तक का नहीं है जितनी आपकी लायबिलिटी है। और 2008 में और एक कौन सा ईयर था जिसमें 1953 जिसमें मसला आया था, तो यहाँ पर एक और भी हमारे जैसे अभी 2023 भी एक हमारा ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ईयर है जिसमें बहुत सी मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं। तो इस जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उसका रीजन ये होता है कि मुल्क के पास जो एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू कम होती है कंपेयर टू उसकी लायबिलिटी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हमारे पास जो अपना असासा है वो भी क्या है, क्रेडिट पे, कि पहले इसको पे करोगे फिर क्या होगा, ये आपकी चीज हो जाएगी। लेकिन आप इसको पे करने के लिए मजीद क्या करते हो, IMF से लोन ले रहे होते हो। तो ये कॉन्सेप्ट इन दो लाइनों के अंदर मौजूद। या इसको एक और अंदाज से जरा देख लें कि आपने बैंक से लिया है लोन 5 साल के लिए, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए। या आप इसको और आसान कर दो कि आपने एक बैंक को कहा कि हम एक काम करते हैं, हमें एक प्रोडक्ट मंगवानी है जो 3 महीने के बाद आएगी। आपने कहा ठीक है, प्रोडक्ट मंगानी 3 महीने के बाद आनी है, मुझे नहीं पता कि इसकी अमाउंट क्या हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हो सकता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए, हो सकता है फर्दर चार्जेस बढ़ जाए। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी अमाउंट चाहिए होगी, तो मुझे आप क्या अलॉट कर दें, एक स्लैब अलॉट कर दें, जिसको हमने किस में पढ़ा था, कमिटेड लाइन लोन में, कि हमें एक स्लैब दे दिया जाता है। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, आप ये क्या करें, आप ये स्लैब ले लें 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का। अब आपने बैंक से जब 1 लाख से 10 लाख तक का लोन अप्रूव करवाया, तो उसमें से आपने 5 लाख रुपए की क्या किया, एसेट खरीद लिए। एसेट खरीदने के, क्योंकि पेमेंट तो आज आपको करनी है, जब आपने उनको पेमेंट कर दी तो आपका ऑर्डर बुक हो गया। अब ये ऑर्डर आपके पास कब डिलीवर होना है, 3 मंथ्स के बाद। यानी कि आपको जो फर्दर पेमेंट करनी पड़ेगी इम्पोर्ट की या दूसरे चार्जेस की, वो कब करनी पड़ेगी, 3 महीने के बाद। तो जाहिर सी बात है, आप अपने पास अगर कॉस्ट एनालिसिस करो तो अगर एक प्रोडक्ट आज 100 रुपए की पड़ रही है और इसमें फर्दर चार्जेस लगने की वजह से वो प्रोडक्ट 150 की हो जाती है, तो आपका क्या एम होगा कि मैं इसको 160 तक का तो बेचूं, ताकि मैं अपने सारे रिटर्न को क्या कर सकूं, इस तरीके से एक्वायर कर सकूं कि मेरी लायबिलिटी भी पे ऑफ हो जाए और मेरे जो एक्सपेंसेस लगे वो भी खत्म हो जाए। लेकिन आपको ये पता चलता है कि क्योंकि देखिए ज्यादातर ये मोबाइल्स के काम में होता है, लैपटॉप्स के काम में होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कामों में ही होता है। तो पता चला कि आने वाले वक्त में कोई और नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो गई। अब जाहिर सी बात है, आपको मंगाना भी जरूरी है क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया है। अगर कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर मंगाओगे तो आपको मजीद पे करने पड़ जाएंगे और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी अलग है। तो आपने कहा इस प्रोडक्ट को मंगवा लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी तो वही 5 लाख की थी बल्कि बढ़ गई, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट से रिटर्न आने वाला था वो आपका कम हो गया। ये हम एसेट लायबिलिटी मिसमैच में पढ़ते, ठीक है। जरा इसे एक दफा रीड कर लें, क्योंकि आपकी बुक में ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसी 3 लाइनों तक ही महदूद है, आगे इस कॉन्सेप्ट को बुक ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है जी। अच्छा, FAQ में आप में से तो कोई नहीं आ रहा होगा, क्योंकि FAQ में हम यही वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई आना चाहे तो मैं आप लोगों को, आज हमारा होगा उस पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप जो घर पे बैठ के रीडिंग का जो आपका टाइम है, जो कि आई होप कि आपने नहीं बनाया होगा, लेकिन जिन्होंने बनाया हुआ है वो क्या करें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जो क्वेश्चन हो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूछने में अगर आपको हया या शर्म आ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैसेज डिलीट नहीं होने चाहिए। एक बार मैसेज कर दो ना, फिर डिलीट नहीं होने चाहिए। चलें जी, अब हम यहाँ बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि अब आप अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट X बना रहे हैं, लेकिन आपने कहा प्रोडक्ट Y बनाई जाएगी। तो जब आप प्रोडक्ट Y बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको न्यू मशीन्स चाहिए, आपको न्यू मेथोडोलॉजी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो आपको मशीन्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, और उस मशीन्स को चलाने के लिए स्किल्ड लेबर जो कि अब हाई प्राइस पे आ रहा होगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने इसको इवेल्युएट किया तो आपने कहा कि यार ये तो अच्छा, इसका रिटर्न कब आना शुरू होगा, 2 साल के बाद, ठीक है। इसका रिटर्न कब आना शुरू होगा, असल जब ये सारी चीजें बन जाएंगी,
हमारा प्रोसेस चल जाएगा, प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज ग्रोथ स्टेज से बढ़ के इंट्रोडक्टरी स्टेज से बढ़ के ग्रोथ स्टेज पे चले जाएगी, तो लोगों को हमारी प्रोडक्ट का पता चलेगा, तो इवेंचुअली जो हमने आज इन्वेस्ट किया होगा हमें वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास वो कौन सी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक जो बच्चा पूछता है कि सर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस किन किन रीजंस की वजह से ले सकते हैं, तो आपके सामने बुक ने ये सारे रीजंस लिख दिए। अब यहाँ पर एक टर्म यूज होगी वर्किंग कैपिटल और एक टर्म यूज होगी परमानेंट कैपिटल, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला होता है। देखिए होता यह है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कभी आपने अपने फैमिली में किसी को बिजनेस करते हुए देखा है? किस किस ने देखा है? बाकी सारे जॉब है या घर जाते ही नहीं हो? हाँ, मैं बेटा करता हूँ, 5-5:30 बजे है मेरी क्लास, तब से मैं 6:15-7 तक रिपीट करूंगा, ठीक है? तो कहाँ पे हम, किसी ने बिजनेस करते हुए देखा है किसी को? क्या देखा है? क्या किस बारे? अबे कोई रिश्ते की बात थोड़ी हो रही है, बात ये हो रही है बिजनेस करते हुए देखा। अब देखा किस तरीके से, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा? हंस क्यों रहा है भाई? कुछ याद आ गया क्या तेरे को बिजनेस से? देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने पास पहले कैपिटल को क्या करते हैं, जब अब कैपिटल के आप करते हैं दो हिस्से। एक कैपिटल आप लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि बिजनेस स्टार्ट होने के फौरन बाद तो रिटर्न नहीं दे सकता, आपको गुड्स सेल करनी पड़ेगी, कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिजली के बिल देने पड़ेंगे, रेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज जो हायर किए उसकी सैलरीज देनी पड़ेगी। इसके बाद जाके बिजनेस इस स्टेज पे पहुंचेगा कि बिजनेस आपको क्या कर सके, रिटर्न दे सके। तो आपने एक पैसा, जो आपका पूरा 5 लाख रुपए का कैपिटल था, आपने 3 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया। जो 2 लाख रुपए बच गए वो आपने रखे कि भाई ड्यूरिंग ऑपरेशंस मुझे अगर कहीं पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं किसी से लोन नहीं लूंगा, मैं इन्हीं पैसों को क्या करूंगा, बिजनेस में इंजेक्ट करता रहूंगा। तो जो बिजनेस में ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए हम पैसों को इंजेक्ट करते हैं, उन इंजेक्शन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? वर्किंग इन्वेस्टमेंट, जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बुलाते हैं, तो ये कौन सा कैपिटल हो गया? वर्किंग। ऐसा कैपिटल जो काम को चलाने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प आउट करे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसके अगेंस्ट जो 3 लाख रुपए वाला कैपिटल था वो हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती। अगर हमें उसमें कोई फ्लक्चुएशन लानी है तो हमें मजीद परमानेंट कैपिटल को यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर हम इस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास 2 एम्प्लॉयज थे, लेकिन अब एक्टिविटीज बिजनेस की बढ़ गई, मेरे पास 10 एम्प्लॉयज आ गए। अब उन 10 एम्प्लॉयज की पेमेंट करने की वजह बारी जब आई तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको अपने रेवेन्यू में से क्या कर सकूं, पे ऑफ कर सकूं। तो मैंने अपने उन कैपिटल पे देखा जिनको मैंने अभी तक बिजनेस में लगाया नहीं था, ये सोच के कि बिजनेस के ऑपरेशन के वक्त कहीं भी काम आ सकते हैं, तो मैंने उसमें से पैसे निकाले और देना शुरू कर दिया। यानी कि जब मैं पैसे दे रहा हूं तो इसके पीछे स्टार्टिंग माइंडसेट नहीं, इसके पीछे क्या है कि मेरा ऑपरेशन क्या कर सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलता रहे। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग होते हैं वो इसलिए एक्वायर किए जाते हैं ताकि आपका बिजनेस ऑपरेटिव रहे, एफिशिएंट मैनर पे, इफेक्टिव मैनर पे। तो वो जो पैसे आप बिजनेस में लगाते हैं उनको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो पैसे बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में, बिजनेस को एक न्यू एरिया में लाने में, या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है उसके लिए जो पैसा चाहिए, क्योंकि अब वहां से तो कोई रिटर्न आएगा नहीं। रिसर्च जब आप करते हो तो वहां से कोई रिटर्न, रिसर्च फेल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जहां से आपको एक लॉन्गर पीरियड के बाद रिटर्न आना शुरू हुए, ऐसे कैपिटल को हम क्या कहते हैं? परमानेंट कैपिटल। इस पैराग्राफ को, इन 2 पैराग्राफ को थोड़ा गौर से पढ़ना, क्योंकि यहाँ टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है। हाँ जी जी जी, परमानेंट वो होता है जिससे आपने बिजनेस इनिशिएट किया हो। जितना भी बीच में, अब देखें यहाँ पर एक फॉर्म आ जाती है कि आप बिजनेस से कमा के लगा रहे हैं, या बिजनेस से कमा के जो आपने सेव किया, और या फिर इसका मतलब कि जो आपने, मैंने आपको भी
2 लाख वाली एग्जांपल ली, आप पूरा इन्वेस्ट चाहते तो आप एक साथ 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा कि 2 लाख रुपए मैं उन टाइम के लिए रखते हूँ कि हो सकता है कि मैं आगे मंथ में रेवेन्यू ना कमा सकूं तो मैं इसमें से दे दूं। तो आपके बिजनेस को आपका बिजनेस रुके नहीं, तो आपने कुछ कैपिटल को वर्किंग फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, एडमिशन लिया होगा तो जरूर मिल जाएंगे, और अगर नहीं लिया होगा तो आई गेस के यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, जरा इस एरिया को डिटेल अंडरस्टैंड कर लें, कोई भी मसला हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एक और टर्म है यहां पर, अगर आप देखें जो डिफरेंशिएट करेगी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट कैपिटल को। ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यह है कि आपने माशाल्लाह से करंट एसेट और नॉन करंट एसेट पढ़ा होगा। तो करंट एसेट क्या होता है, उससे जो बेनिफिट ले सकते हो कितने मंथ्स के लिए ले सकते हो, विद इन 12 मंथ्स। जो नॉन करंट एसेट होते हैं उनसे कब, मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पर आपके पास जो शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस है उनसे हम सिर्फ इमीडिएट बेसिस पे जो एडवांटेजेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी पे करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने लोन लिया या मैंने अपनी सेविंग में से पैसे लगा दिए, तो मैं उसका मेरा जो इस पैसे को लगाने का ऑब्जेक्टिव है वो अभी का फायदा है, बाद का फायदा नहीं है। मैं उससे कोई ग्रोइंग काम नहीं कर रहा, मैं उससे सस्टेनिंग काम कर रहा हूँ। 2 चीजों में फर्क है। कुछ पैसे आप लगाते हो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कुछ पैसे लगाते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप सस्टेन ना कर सकें। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आप में से एक बच्चा आता है कि जो कहता है कि मैं 5 पेपर में एक साथ एडमिशन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2 पेपर में या 3 पेपर में एडमिशन लूंगा। तो उससे जब पूछा जाए ऐसा क्यों करोगे, तो बोला ये पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे लिए, और ऊपर से मैं पहले देखूंगा कि मैं क्या 3 पेपर्स को भी सस्टेन कर सकता हूँ कि नहीं, कि मैं आगे ज्यादा पेपर उठा लूँ और किसी को भी सस्टेन ना कर सकूं। तो हर किसी की अपनी मेथोडोलॉजी होती है, तो ये चीज, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। अच्छा जी, यहां पर एक पॉइंट लिखा है, बाज दफा आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करते हैं और जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसलिए रेज किया जाए कि आपको उससे बिजनेस को ग्रो ही करवाना है, जरूरी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसी नियत से लेते हो कि आप क्या कर सको, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको। लेकिन जब आपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए एक दफा लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरेट कर दिया, अब अगर इसमें से आप कुछ पैसे निकाल के अपने लोगों को सैलरीज दे रहे हो या रेंटल पे कर रहे हो, तो आपको लोन प्रोवाइडर आके बोलेगा नहीं कि भाई आपने तो कमिट किया था, सिर्फ आप इन्वेस्ट करोगे, आपने इनको क्यों पैसे दे दिए। तो ऐसा सीन नहीं है। ये चीज बताने के लिए क्या बच्चा पूछता है कि सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिर्फ क्या एक्सपेंड करने के लिए यूज होगा, तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट भी बता दिया कि ये कंफ्यूजन ना। फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कोई न्यू बिल्डिंग बनानी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद डिप्लॉय अ न्यू मार्केट, एक नई मार्केट में जाके आप काम करना चाहते हो। पहले आपकी प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक थी, अब आपने कहा यूरोपियन कंट्रीज को भी टच किया जाए। फिर इसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, न्यू डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज, पहले जो आपकी स्ट्रेटेजीज थी वो बहुत कम थी, अब आपकी स्ट्रेटेजीज में क्या है, कुछ डिफरेंशिएशन लानी चाहिए, कुछ एडिशनल चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आपने क्या किया, इस तरीके से पैसों को रेस किया। यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज में मसला हो तो प्लीज। फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, आपने जमा किया पैसा, अब इसमें से अगर वर्किंग कैपिटल के लिए भी जरूरत पड़ी तो आपने परमानेंट में से निकाल के क्या कर दिया, दे दिया। ये पॉइंट ही इसलिए लिखा है कि बच्चे पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी अगर मैं 5 साल के लिए बैंक से लोन ले रहा हूं तो क्या मैं उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखूंगा, क्या मैं अगर मेरे एग्जिस्टिंग कारोबार को किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उस पर पैसे नहीं लगा सकता। तो आपको यही पॉइंट समझाने के हाँ कि आप उसमें से कुछ पार्ट क्या कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल का बना। ठीक है, और कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन करा नहीं जाता। डिपेंड के देखो ना, ये बात ऐसी है कि आपने बैंक को बोला कि मैं एक चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं जिसका रिटर्न आने वाला,
अब आपके एग्जिस्टिंग कारोबार हिला हुआ है, उसके लिए आप वहां से पैसे निकाल के यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हो, तो इससे जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बाहर जाता है वो खराब जाता है कि यार इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस सस्टेन नहीं है, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ रही है, और इसने हमसे क्या किया, लॉन्ग टर्म पैसे लेके यहाँ पर पैसे लगा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें जो अमाउंट इसने हमसे ली होगी वो पूरी की पूरी अमाउंट तो उसने वहां इन्वेस्ट नहीं की होगी, क्योंकि इसने कुछ अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट की हुई है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। तो जब पूरी अमाउंट ही इन्वेस्ट नहीं की तो हम कैसे वो एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं कि वही आएगा जितना लोन लिया था। अगर मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए आपसे ले रहा हूँ, उसमें मैं आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न दूंगा, अब मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए नहीं तो 2 लाख रुपए रिटर्न कैसे करूंगा। मैंने तो बिजनेस में क्या किया, 10 लाख में से 8 लाख लगाए और 2 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। अब मैं जो 10 लाख पे 2 लाख का रिटर्न दे रहा हूँ वो तो मैं ले नहीं सकता, तो इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, मैं कहीं से शॉर्ट टर्म लोन लेके उनको पूरा करूंगा, तो मैं एक ट्रैप पे खुद ब खुद फंसता जाऊँ। तो ये कर सकते हैं लेकिन बिजनेसेस इसको करते नहीं है, उसका रीजन ये है कि वो इवेंचुअली फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे होते हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस बेटा। एनहांस द कैश फ्लो इन द कंट्री, कहाँ लिखा हुआ है भाई, कहाँ लिखा हुआ है भाई, कंपनी लिखा है बेटा, कंट्री नहीं लिखा। भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास कैश फ्लो यानी कि जो पैसे आ रहे हैं वो उतनी अमाउंट के नहीं है, उतनी क्वांटिटी के नहीं है कि आप उससे अपने बिजनेस को भी सस्टेन रख सको और न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी क्या कर सको, अवेल कर सको। तो इसीलिए उस कैश इनफ्लो को बढ़ाने के लिए आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये कहने का मतलब। तो यहाँ वाले पॉइंट में कोई मसला। अब जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात की जाती है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आपके पास 3 चीजें हैं, 3 सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस रेस कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम फोकस क्या कर रहा है, डेट फाइनेंस, इक्विटी। इक्विटी के अंदर एक और चीज आपको बताई जाएगी जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला गया, पहले एक दफा इस एरिया को पढ़ लो, फिर जब मैं इसे समझाऊंगा तो बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं ही रीड करके बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स इंक्लूड बोथ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी फाइनेंस कम्स आइदर फ्रॉम सेलिंग न्यू ओनरशिप इंटरेस्ट और फ्रॉम रिटेन अर्निंग। तो मैंने आपको क्या कहा कि इक्विटी फाइनेंस के अंदर रिटेन अर्निंग भी शामिल होती है, जो बुक ने यहाँ पर बता दी। फाइनेंशियल मैनेजर्स ट्राई टू सेलेक्ट मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी दैट रिजल्ट इज द इन द बेस्ट बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क। यानी कि लेट सपोज आपने एक बंदे से, बाज दफा होता है ना कि आप एक ऐसी चीज एक्वायर करते हो जिस, मिसाल के तौर पे आपने एक बाइक खरीदी, ठीक है ना, 650 सीसी, 1000 सीसी। अब आपने जो बाइक खरीदी है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हाई है। 1000 सीसी बाइक जो होगी वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी, पेट्रोल ज्यादा पिएगी। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपने छक्के मारने के लिए तो ले ली बाइक, अब उसको संभालना भी तो है ना। अब जब आप संभाल नहीं सकोगे तो इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, आपको वो बाइक बेचनी पड़ जाएगी। अल्लाह बचाने वाली जात है, बचा लेगा हर रास्ते पे। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा कि आप क्या करो, उस बाइक को बेच दो। तो आप कभी कभार ऐसी चीजों को एक्वायर कर लेते हैं जिसका रिस्क भी ज्यादा है और उस पर लगने वाली कॉस्ट भी ज्यादा है। तो आपको इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है कि जितने पैसे आप बिजनेस में लगा रहे हो क्या उसी तरह का रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, मिल रहा है, मिल रहा है, अल्लाह देगा। ठीक है जी, चुप कर जा, यहाँ से जूता आएगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आप यहाँ पर देख लें। अच्छा, डेट फाइनेंसिंग के अंदर, यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग को क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको समझा रहा है तो किस तरीके से समझा रहा है जरा आप देखें। ये एरिया कवर करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दे दूंगा, क्योंकि जिस तरह की आपकी शक्लें बन रही हैं देखते ही कुछ हो रहा है मुझे। अच्छा जी, द टर्म डेट फाइनेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ फाइनेंस वेयर द बोरोवर receives fund either for a specific period of time or possibly in perpetuity। कहने का मतलब यह है कि उसने, आपने जिससे लोन लिया उसको आपने कहा कि मैं 5 साल के बाद पूरी की पूरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा।
एक दूसरा ऑप्शन ये कि उसने कहा कि यार 5 साल के बाद एक साथ अमाउंट पे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अब आप एक काम करें, आप मुझसे इंस्टॉलमेंट मान लें सेमी एनुअली, कि हर 6 महीने के गुजर जाने के बाद मैं आपको जो लोन आपसे लिया होगा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मैं आपको देता रहूं। तो ये एक बात कह दी। acknowledges an obligation to pay interest on debt for as long as the debt remain outstanding। जब तक आप आखिरी पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप लायबल हैं किस चीज के, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। एग्रीज टू रीपे द अमाउंट ऑफ बोरोड व्हेन द डेट मैच्योर्स। मैच्योर्स का मतलब ये होता है जब उस लोन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। 5 साल का लोन कहा था 2000 में लिया था, 2005 आ गया, पेमेंट करने की बारी आ गई, तो 2005 दिसंबर उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा, यहाँ पर वो लोन एक्सपायर हो रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे पहले पहले आप क्या कर दें, अपने लोन को पे ऑफ कर दें। अगर उसके बाद डेट जाती है तो लोन प्रोवाइड करने वाले पे भी एक बर्डन है और लोन पे करने वाले पे भी एक बर्डन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो बात खराब होगी, आने वाले वक्तों में बिजनेस नहीं हो पाएगा, दूसरा ये कि इंटरेस्ट पे भी फ्लक्चुएशन आएगी। ठीक है, अब डेट फाइनेंसिंग को वहां पर हमने कितने तरीके से पढ़ा था, 5। यहां पर हम कितने चीजों को देखेंगे, 3, जिसमें पहला क्या है, टर्म लोन, बॉन्ड्स और फाइनेंस लीज। टर्म लोन क्या है, अगर टर्म लोन समझना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बहुत से बच्चों ने बोला था जब बैंक लोन पढ़ रहे थे, सर क्या बैंक लोन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, 12 महीनों के लिए होता है? तो यहाँ पर आपको बुक ने बता दिया कि सिर्फ 12 महीनों के लिए नहीं होता, 12 से ज्यादा महीनों के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको, कब तक है, 5 बजे तक है, 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। मीनवाइल जो बच्चे यहाँ बैठे हैं चीजों को एक दफा स्किम कर लें, देख लें, कोई सवाल तो पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ें। ऑनलाइन वाले भी इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। डिवेंचर भी जी बिल्कुल बेटा, डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आती है।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैंक के पास नहीं जा रहे पैसे, अब हम किसके पास जा रहे हैं, जनरल पब्लिक के पास पैसे मांग। तू वहां कहाँ चले गया भाई? मस्जिद में भी ना जहाँ ऐसी खड़ा होता है ना वहां लोग घुस जाते हैं। ऐसी हरकत की है तूने? अच्छा वहां वहां आ गई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब जनरल पब्लिक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है जनरल, जैसे आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक को आप क्या पे करते हैं, कोलैटरल, कि भाई मैं जितना लोन आपसे ले रहा हूँ उतनी अमाउंट से ज्यादा का मैं आपको कोलैटरल रखवाऊंगा। कि लेट सपोज अगर कल को मैं पेमेंट ना कर सका तो आपने क्या करना है, इस कोलैटरल वाली चीज को बेचना है, अपने पैसे जो आपके रिमेनिंग है वो लेके जो बचे वो आपने मुझे वापस दे देना। अब पूरी अमाउंट भी हो सकती है या कोई लेफ्ट अमाउंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप लेट सपोज एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बनाते हैं बॉन्ड्स। क्योंकि अब जो आप यहाँ लोन ले रहे हैं वो एक बंदे से नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज ले रहे हैं। मैं जब आप सबसे लोन लूंगा तो आप सबको तो मैं कोलैटरल नहीं दे सकता, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक नॉन करंट एसेट परचेज करके रखूंगा, उसका सर्टिफिकेट बनवाऊंगा और उस सर्टिफिकेट को मैं आपको इशू करूंगा। वो सर्टिफिकेट क्या होगा, एक आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा जो कि क्या होगा, उस कोलैटरल के अगेंस्ट में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। जिससे आपको ये सिक्योरिटी भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगी कि कल को अगर आपका जो लोन आपने मुझे दिया है वो मैं आपको अगर रीपे नहीं कर सकता तो आपने, आपके पास अगेंस्ट एक कोलैटरल है जिसे हम बेचेंगे और बेचने के बाद हम आपको क्या कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? रिपीट कर दूं एक दफा और, कि आपने यहाँ पर बैंक लोन लिया एक बैंक से तो आपने उसको कोलैटरल रखवाया, लेकिन अब यहाँ पर आप जो लोन ले रहे हैं वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक बैंक से नहीं बल्कि पब्लिक से ले रहे हैं। तो जैसे कि आप बैंक लोन में कोलैटरल रखवाते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज के वहां पर रखवाते थे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप सबको तो डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते, तो आप उसके अगेंस्ट एक काम करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसे हम कहते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट इस बात की एश्योरेंस होता है कि आपने कोई चीज एज अ कोलैटरल रखवाई भी है और ये कोलैटरल रखी है, उसकी क्या है ऑथेंटिसिटी, ये वो डॉक्यूमेंट ही आप अपने पास रख लें कि कल को अगर हमारा कोई काम खराब होता है और ये बेचना पड़ जाता है तो आप फिक्र मत कीजिएगा कि आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये इस बात की एश्योरेंस है कि कल को कुछ मसला होता है तो हम बेच के क्या करेंगे, आपको आपका लोन पे कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है जैसे मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे उससे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसी तरीके से जब मैं आप लोगों से लोन लूंगा तो मुझे आप लोगों को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स। वो इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स। अच्छा, एक चीज यहां पर हमें समझनी है, वो इस तरीके से मेरे बच्चों जरा यहां देखिएगा कि जब भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का सोचता है तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दो चीजें हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। तो सबसे कम रिस्क किस पे होता है, सबसे कम रिस्क होता है बॉन्ड्स पे। क्योंकि जब हम बॉन्ड्स लेते हैं तो बॉन्ड्स किस कैटेगरी में है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कैटेगरी में। यानी कि मैं अगर आप लोगों से लोन ले रहा हूं तो मेरा इसके पीछे पर्पस क्या है कि मैं आपके आने वाले पैसों को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां से फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न आने वाला। और ज्यादातर ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट भी इस बॉन्ड्स को इशू करती है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इस बॉन्ड्स को इशू करती हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होती है, देखिए 5 साल का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्टेबल इन्वेस्टमेंट आपने सोची है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा होगा उस तरह से आपका रिटर्न भी अच्छा है। देखो ये बात कंफर्म है कि रिस्क हर चीज में, लेकिन हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिटिगेट कर सकते हैं, ये बात आपको काफी दफा मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर होता यह है कि आप उनको कहते हैं कि भाई ये मैं आपको साल का 5% क्या करूंगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में दूंगा बॉन्ड्स। अब आप कहते हैं कि यार साल का 5% तो बहुत कम है, मुझे इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो कंपनीज क्या करती हैं, डिबेंचर्स भी इशू करती हैं। अब डिबेंचर्स थोड़े रिस्क में बॉन्ड से ज्यादा होते हैं,
जैसे आपका रिस्क अगर देखा जाए तो बॉन्ड्स में आपके पास कोलैटरल के अगेंस्ट वो बॉन्ड्स का सर्टिफिकेट है जो आप लोगों के पास है, लेकिन डिबेंचर में कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, डिबेंचर भी इसी तरीके से है कि यहाँ पर आपने फिर से जनरल पब्लिक के पास गए और पैसे मांगा, लेकिन आपने इस लोन को जब आपने एक्वायर किया तो इसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं रखवाया। जब आप इसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं रखवाओगे तो जाहिर सी बात है आप एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आपका तो रिस्क बढ़ गया कि कल को अगर आपके पैसे डूबते हैं तो आप क्या करोगे, मुझसे कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि मैंने कोलैटरल पे तो कोई चीज ही नहीं रखवाई। तो वो कौन सी कंपनीज हैं जो डिबेंचर इशू करती हैं? तो जाहिर सी बात है आप अगर देखेंगे तो वो कंपनीज जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिनका ट्रस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी है, वही बिजनेसेस क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। क्योंकि अगर कोई एमई कंपनी ने आके डिबेंचर इशू कर दिया तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा, लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो आपके पास बॉन्ड में अगर आपको 5% रिटर्न मिल रहा था तो डिबेंचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 8%। क्यों 8% बढ़ा दिया गया इंटरेस्ट, 8% तक बढ़ा दिया, 5 से 8, क्योंकि यहाँ कोलैटरल नहीं रखवाया गया। यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ा तो आपको आपका रिटर्न भी पब्लिक के लिए बढ़ाना पड़ा। रिपीट कर देता हूं दोनों चीजें। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है रिटर्न से, रिटर्न का ताल्लुक है रिस्क से। जिस तरह का रिस्क होगा उस तरह का रिटर्न आएगा। बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स में भी हम जनरल पब्लिक के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोलैटरल रखवाते हैं, गिरवी रखवा दी कोई चीज। वो गिरवी रखवाने का मकसद क्या है कि कल को बिजनेस डूबता है तो हमें इस बात की टेंशन नहीं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। जितने भी लोन प्रोवाइडर हैं वो आएंगे, हम इस चीज को बेचेंगे, सबको सबके पैसे देके घर चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, सिक्योर्ड है। जब आपको एक जगह से फायदा दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट में जाहिर सी बात है आपको थोड़ी कम रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिस्क सिक्योर्ड होगा आपका रिटर्न भी उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर रिस्क सिक्योर्ड नहीं है तो रिटर्न को भी बढ़ाओ। जैसे सीए में लोग कहते हैं रिटर्न बहुत अच्छा है, तो बेटा रिस्क भी तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बीबीए है, हमने यहाँ टीचर की चमचागिरी की और पेपर पास हो गया। नहीं बाबा, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आई कैप कर्मा है, बाकी आपको पता है। तो कर्मा है तो आप अगर अच्छे चलेंगे तो आई कैप भी आपको अच्छा लेके चलेगा, लेकिन जहां डेढ़ होशियारी की वहां आई कैप बताएगा हु इज द डैडी। ठीक है, तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ क्योंकि बॉन्ड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी क्या है, कम है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर पे आ गए। डिबेंचर भी सेम प्रोसेस है कि मैं जनरल पब्लिक से लोन लूंगा, लेकिन यहाँ मैं कोई कोलैटरल नहीं रखवा रहा। तो इन्वेस्टर देखेगा मेरा रिस्क कंपेयर टू बॉन्ड क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब मेरा रिस्क बढ़ गया तो मेरा रिटर्न भी तो बढ़ना चाहिए। बॉन्ड में मैं अगर 5% सालाना कमा रहा था तो मुझे डिबेंचर पे कितना कमाना है, अब 8%। अब आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न है उसकी भूख बढ़ रही है। आपने कहा और कौन सा तरीका हो सकता है? आपने कहा एक काम करते हैं, ये सारा पैसा जो मैं बॉन्ड या डिबेंचर में लगा रहा हूँ मैं एक बैंक में लगा देता हूँ। बैंक को क्या करता हूँ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवा देता हूँ। बैंक मुझे सालाना कितने % इंटरेस्ट देगा, 12। तो अगर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बैंक का जो बंदा है उसका रिटर्न सबसे कम किस में, बॉन्ड्स में, क्योंकि रिस्क भी कम है। डिबेंचर थोड़ा ज्यादा रिस्क, रिवॉर्ड भी ज्यादा। बैंक लोन उससे ज्यादा आपके पास रिस्क आ गया और उससे ज्यादा रिटर्न भी आ गया। अब आप कह रहे हैं मुझे और रिस्क चाहिए, आपकी खारिश मर नहीं रही है, तो आपने कहा अब एक काम करते हैं, कंपनी के क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। जब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी आपको रिटर्न देगी दो अंदाज, एक होगा डिविडेंड की फॉर्म में, एक होगा कैपिटल गेन की फॉर्म में, और एक होगा मेरे बच्चों ओनरशिप की फॉर्म में। अगर आप दोनों चीजों को देखें, बल्कि तीनों चीजों को देखें, आप अगर बैंक को पैसे रखवा दो, आप अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लो, किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले लो, आप कंपनी ने जिस मकसद के लिए आपसे पैसे लिए उस मकसद का आपको ओनर नहीं बना सकती कंपनी। लेकिन इक्विटी फाइनेंस के अंदर आपको क्या होगा कि मैं फिर से पैसे मांग रहा हूं आप लोगों से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 चीजों का रिटर्न दे रहा हूं। पहला, सालाना डिविडेंड मिलेगा। दूसरा कि अगर मार्केट में शेयर प्राइस आज 10 रुपए की है, कल 20 रुपए की होगी, तो आपके पास ऑप्शन है बेचो और निकल जाओ।
तीसरा क्या होगा कि आपको मैं एज अ ओनर ट्रीट कर रहा हूँ। जब आप मेरे बिजनेस के ओनर बन जाओगे तो जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम हो जाएगा, हम दोनों मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच सकेंगे। तो ये तीन फायदे, जब देखो ना हर जगह पे फायदे ज्यादा दिए तभी जाके एक इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ इन्वेस्टमेंट करने के। तो यहाँ पर भी आपके पास ये बात कही गई है कि बॉन्ड में क्या होता है, जो एक बोरोवर है जब वो पैसे लेता है तो उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि उसे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट सालाना भी हो सकता है, परपेचुअल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे साल का 10% हम देंगे रिटर्न, 1 लाख पे 10,000 रुपये मिलेगा। अब 10,000 रुपये साल के एंड में दे दो, या आप 10,000 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो साल के अंदर। पहले आपने 5,000 दिए, फिर आपने 5,000 दिए। सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी, एक साथ 10,000 रुपये दे दे? देखो होता यह है कि बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको एक साथ पैसे से ज्यादा बिट्स एंड पीसेस में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो कौन से लोग होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, जिनको हर दफा कोई ना कोई एक ऐसी कैश की इनफ्लो चाहिए होती है जिससे वो अपने ऑपरेशंस को क्या कर सके, मेंटेन कर सकें। अगर एक कंपनी या एक गवर्नमेंट बॉन्ड साल के बाद पैसे दे रहा है तो वो उस टेन्योर में पूरे साल अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे? तो कंपनी उन क्लाइंट को इम्पैक्ट लाने के लिए क्या करती है, अपने इस इंटरेस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। तो जिससे जो क्लाइंट होता है वो मजीद अट्रैक्टिव, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। रिटायरमेंट की एज वाले लोग कौन से होते हैं, जो अब 40 चले जाते हैं, 50 चले जाते हैं। लेकिन जो इसके नीचे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई सालाना इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे पास एक बड़ी अमाउंट आ जाएगी तो मैं री इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, छोटी अमाउंटों को मैं री इन्वेस्ट नहीं कर सकूंगा। जाहिर सी बात है, आपने अगर किसी को कोई उधार दिया है तो वो आपको अगर 1,000 रुपए करके दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, यार 1,000 रुपए कर रहा है ये तो मेरे पास से ही खर्च हो जाएंगे, तू मुझे एक साथ पैसे करके दे। लेकिन अगर आपकी जरूरत, जैसे आपकी पॉकेट मनी खत्म हो गई, अब आपको कोई पैसे दे रहा है तो आप क्या बोले, एक साथ नहीं दे, मुझे रोज के क्या करता रहे, 1,000 रुपए देता रहे, तेरे पे भी बर्डन नहीं आएगा और मेरा भी खर्चा चलता जाएगा। तो दोनों इन्वेस्टर के पीछे जो रिटर्न का माइंडसेट है वो अलग अलग है। ये तरीके का इंटरवल्स कहते हैं कि ब्रेक बाय ब्रेक आपने क्या कर दिया, तोड़ के आपने पैसे दे दिए। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसको हम कौन सा इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। जो हमने 8%, 5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, आपने देखा होगा पिज्जा हट वो एक कार्ड आता है, उसके उसमें कूपन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, वो जो बोगो की ऐप है उसमें भी कूपन्स लगे। तो वो क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ एक ऑथेंटिसिटी होती है कि आपने इस कंपनी के शेयर बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब आप जब रिटर्न मांगने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा रहे, आपके पास ये कूपन है जो इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि आप ही वो इंसान है जिसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो आप जब कूपन इशू करते हैं, वो टेयर अप करके कूपन लेके जाते हैं, तो कंपनी आपको क्या करती है, आपका रिटर्न प्रोवाइड करती है। जैसे हम बैंक में चेक लेके गए कैश का, तो बैंक आपको क्या करेगा, कैश दे देगा। अब वो कैश का चेक जिसके पास भी होगा वो आपको दे देगा। बाज दफा आप ऐसे बंदे को भेजते जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं होता, तो आप क्या करते, चेक को क्रॉस कर देते हैं कि भाई अब ये चेक तो होगा लेकिन पैसे इसको नहीं जाएंगे, किसको जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप कहें कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज को भेजता हूँ, उनको कैश नहीं देना, तो आप क्या करो, ये अमाउंट अकाउंट में जमा करो। ये भी तरीकेकार हो सकता है। एक फायदा जो यहाँ पर कंपनी को होगा वो ये होगा कि ये जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेट सपोज मार्केट में इन्फ्लेशन आने की वजह से इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। अब डिबेंचर जो हम पहले 8% दे रहे थे वो अब 10% पे पहुंच गया है, और बैंक जो मुझे 12% इंटरेस्ट दे रहा था वो अब 14% पहुंच गया है, 15% पहुंच गया, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जाहिर सी बात है ना, अब आप बाकी इन्वेस्टर्स को जब देखोगे तो आप कहोगे कि यार डिबेंचर वालों को भी फायदा हो रहा है, बैंक लोन वालों को भी फायदा हो रहा है, तो हमें भी तो फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर आके आपको बॉन्ड वाला क्या कहेगा, देखें हमने पहले ही आपको कहा था कि हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो मार्केट फ्लक्चुएट करे या ना करे, हम आपको उतने ही पैसे देंगे जितना हमने कमिट किया। लेट सपोज मार्केट के हालात अच्छे हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, लोग 8 की बजाय 5 दे रहे हैं, डिबेंचर वाले 8 जो पहले आपको दे रहे थे आप वो 5 दे रहे हैं, बैंक लोन 12 की जगह आपको 8 दे रहा है। तो आपको कंपनी भी तो बोल सकती है, जब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपने मुझसे आके पूछा, अब सबने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो क्या मैं भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दूं? तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये अलाउ नहीं कर सकते। तो जब आप अपने लिए अलाउ नहीं कर सकते तो हम भी आपके लिए अलाउ नहीं कर सकते। ये एक फायदा, जब अपने मजे नहीं करने तो फिर हमारे पे क्यों क्यों भाई क्यों? तो जरा इसे रीड करें भाई। आई नो कि थोड़ा सा ये अनरिलेटेबल टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के लिए, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल है, समझी जा सकती है अगर आप लोग समझना चाहें और चीज पे फोकस करें और पढ़ें।
जरा इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है रिडीमेबल। क्या वर्ड है? रिडीमेबल। रिडीम का मतलब होता है वापस ले लेना। अब आपके पास जब आप बॉन्ड्स लेते हो तो बॉन्ड्स की दो किस्में होती है, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, एक नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जब मेच्योरिटी डेट आएगी, जब साल का आखिरी टाइम आएगा जिसमें आपका वो बॉन्ड एक्सपायर होगा, तो कंपनी आपको कहेगी कि भाई आपको जो पैसे आपने हमें दिए थे क्या मैं वो आपको लौटा दूं, या अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो इस पैसे के बदले में आपको क्या कर दूं, शेयर्स दे दूं। तो अब ये उस इन्वेस्टर पे है कि वो कौन से ऑप्शन को अवेल करेगा। रिडीम का मतलब ये है कि साल के आखिर में आपको जो पैसे आपने मुझे दिए वो वापस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर इररिडीमेबल है, जैसे कि शेयर्स होते हैं, आपने एक दफा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दी, अब उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है, उसको वापस नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको आपकी ओनरशिप बेचनी पड़ेगी किसी को, और आपने ये अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे। हम आपको आपके पैसे वापस नहीं कर सकते क्योंकि ये इररिडीमेबल है। रिडीम का मतलब आपने जो मुझे पैसा दिया वो वापस आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये टर्म इसलिए लिखी हुई है। तो जरा इसे एक दफा रीड आउट। जबरदस्त सवाल पूछा है भाई। सर यू हैव एक्सप्लेन हाउ दे आर यूज्ड, व्हाई दे आर यूज्ड, बट व्हाट आर द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। शाबाश भाई। जब मैंने ये बताया कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और यही नहीं बताया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, ऐसा है? बॉन्ड्स और डिबेंचर क्या है? एक तरीकेकार जिससे आप जनरल पब्लिक से क्या कर सकते हो, पैसे मांग सकते हो। ये एक लोन लेने का जनरल पब्लिक से तरीकेकार है। बॉन्ड एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें आप कोलैटरल रखवा के एक सर्टिफिकेट इशू कर। तो सवाल आता है कि सर क्या डिबेंचर में सर्टिफिकेट इशू नहीं होता? होता है, लेकिन वो कोलैटरल के अगेंस्ट नहीं होता। बॉन्ड्स में हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि इस सर्टिफिकेट को किसी कोलैटरल के साथ क्या करवाया है, हमने मर्ज करवाया है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर पे जो हम सर्टिफिकेट देते हैं उसमें ये मेंशन नहीं होता कि आपका जो एसेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी कोलैटरल के साथ क्या है, मर्ज। तभी तो दोनों के इंटरेस्ट रेट में फर्क आएगा। अब समझ आया? बॉन्ड का कोलैटरल तो बोला ना, कोई एक प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। मेरा बिजनेस, लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं कहा मैं अपने बिजनेस को क्या करता हूं, एज अ कोलैटरल रखवा देता हूं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करूंगा, बैंक के पास जमा करवाऊंगा, कोलैटरल पेपर बनाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बिल्कुल अनसिक्योर्ड होते हैं, ऐसा ही है। जरा इसे एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लें ताकि हमें मसला ना हो। इररिडीमेबल, देखिए जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना तो नॉर्मली इररिडीमेबल होते हैं। साल के आखिर में आपको पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि उसकी कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं होती। जिसकी मेच्योरिटी डेट होगी, इसका मतलब ये है कि जब इसका एंडिंग पीरियड आएगा तो जो पैसे आपने साल के शुरू में दिए थे वो आपको पूरे के पूरे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को टाइम से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मैंने इतने पैसे मैं खरीदा था, अब ये इसको मैंने बेच दिया, बेच सकते कर लो, मना तो नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है। जब आप फिर किसी और अर्निंग पॉइंट पे जाते हैं ना, सोर्स पे, तो वहां के एंटरिंग बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इजीली आपको एडजस्ट नहीं करवाना पड़ता। आप एक जगह से, मिसाल के तौर पे आपने कहा आपने पहले बीबीए में एडमिशन लिया, अब 2 सेमेस्टर आपने वहां पढ़ के, अब आपके पास कोई रूट है कि आप वहां छोड़ के डायरेक्ट यहाँ आ जाओ? ऑल्दो है जरूर, लेकिन उस रूट को लाने के लिए आपको बहुत सा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर एक बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया है और 2 साल तक सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, तीसरे साल में आके ये इंटरेस्ट का मसला आ गया, अब आप 2 साल के पैसे लेने के बाद अब आप बीच से थोड़ा आपके लिए भी एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ, इसीलिए तो पहले कह दिया कि देखो फ्लक्चुएशन नहीं होगी,
लेकिन आपको पैसे वो मिलते रहेंगे। तो बॉन्ड्स को इसीलिए ज्यादा सिक्योर किया गया है कि ये बिल्कुल लीस्ट एक सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम हो सकती है कि यार यहाँ से इतने अमाउंट तो आएगी आएगी ना। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पैसे निकलवाए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, करने के चांसेस हैं, लेकिन पैसे निकलवाने का प्रोसेस एक अच्छा खासा लंबा है। फिर आपको किसी और जगह जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट आपने 2 साल पहले बॉन्ड में की थी वही इन्वेस्टमेंट आज तो नहीं कर सकोगे क्योंकि पैसा डी वैल्यू हो गया, आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। तो जो पैसे आपने 1-2 साल पहले इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमा रहे थे, अब वही पैसा लेके मार्केट में निकलोगे तो वो भी रिटर्न नहीं मिलेगा उसका। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चीजों को थोड़ा होल्ड ऑन करते हैं कि भाई मिल रहा है कोई बात नहीं, कर सकते हैं, सब कर सब सकते हैं, करना क्यों है? अब आप कहेंगे मेरा दिल कर रहा है, दिल कर रहा है तो ठीक है कर ले भाई, दिल को नहीं रोकना चाहिए। अच्छा जी, सवाल आया है, 1 मिनट भाई, थोड़ा कंट्रोल सवाल पे, पहले पढ़ लूं एक सवाल। बड़ा बेहतरीन सवाल आया है भाई, सुनिएगा। अगर कंपनी डिसॉल्व हो गई तो शेयर के साथ क्या होगा? माय गॉड, बड़ा क्वेश्चन और बड़ा वैलिड क्वेश्चन। अगर बिजनेस बंद हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो जो शेयर होल्डर है वो भी क्या करेंगे? घर चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या बन गए शेयर्स खरीदने की वजह से? ओनर। जब आपको रिटर्न मिल रहा था तो रिस्क भी लो। अब वो जो आपकी ओनरशिप थी, बिजनेस खत्म तो आपकी ओनरशिप भी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि बिजनेस खत्म हुआ, बिजनेस वालों ने बोला कि रुक जा भाई अगला बिजनेस स्टार्ट करें, सेम ओनरशिप तेरे को वहां दे देंगे। ना बाबा ना, एक दफा टूट गया तो। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ एक और सवाल है बाकी साहब का। तो अगर हम बॉन्ड्स खुलवाएं उसमें क्या होगा? बेटा बॉन्ड्स खुलवाते नहीं है बेटा, बॉन्ड्स कभी नहीं खुलते, बॉन्ड्स की प्राइस बॉन्ड्स खुलती है, ठीक है। तो ऐसा है कि वो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। ये एक अलग है एरिया जो आई गेस यहाँ पर इतना ज्यादा रिलेटेबल इस टॉपिक के साथ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हम FAQs वगैरह, देखो जितने एक्स्ट्रा एरियाज हैं जो आपको लगता है कि यार आपको लेक्चर्स के अलावा भी पता होने चाहिए, तो कोशिश करें वो क्लास के बाद वाली चीजों पे हम रख सकते हैं, क्योंकि क्लास में फिर मैं अगर एक उसमें निकल गया तो यहाँ पर ये वाला एरिया काफी मसला होगा। बाकी तुम्हें अगर आंकड़े के नंबर खेलने का शौक है तो एंजॉय करो। एक और सवाल आया भाई, नहीं सारे सवालों के जवाब दे दिए। और कोई सवाल है किसी बच्चे का? भाई प्लीज पूछे भाई, इतनी जल्दी पढ़ भी लिया। अच्छा, किस किस ने बुक नहीं ली हाथ खड़ा करें, अगली क्लास में बुक होनी चाहिए। हाँ, और एक और बुक है 2000 MCQs वाली, वो भी ले लेंगे आप, ठीक है जी। कल है ITB की क्लास? अच्छा पूछ रहा है, अच्छा ITB की क्लास कल बैच 1 वालों की है, आप लोगों के साथ शायद नहीं है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी आई गेस वीकेंड पे होगी, तो आप वो बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। PDF तो मिल गई है ना बेटा? पूछ लेना, पूछ लेना कि मिल जाएगी कि नहीं, MCQs की भी और स्टडी टेक्स्ट की भी, ICAP। अगर स्टडी टेक्स्ट आपके पास है तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। क्लास जी बेटा, बैंक में डिपॉजिट करवाना रिस्की कंपेयर टू बॉन्ड्स, मैंने कहा वैसे तो नहीं है ना, क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है बैंक भी जिन जगहों में पैसा लगाएगा, जरूरी थोड़ी है बैंक जब पैसा लगा रहा है तो बैंक को सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बैंक भी कमाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को आपसे लेके दूसरे को पेमेंट करेगा, उसका अगर बिजनेस डूब गया तो। ऑल्दो बैंक अपने सारे चीजों को बहुत इवेल्युएट करके करता है, लेकिन बैंक के पास भी तो रिस्क है ना भाई। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अल्लाह माफ करे लोग हैं जो बैंक को ही चूना लगा के चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कैटेगरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना। तो यहाँ पर कोई किसी को मसला भाई क्लियर है आपको?
हाँ भाई, जो तू बाल सेट कर रहा है तुझे ही पूछा है, तो मसला तो नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद ने पूछा एडवांटेज नंबर 3 और 4 समझा दे। तो मोहम्मद बेटा, हम एडवांटेज पे पहुंचे कब थे? आगे भागो, भागो आगे, फिर चोट लगेगी, फिर मैं नहीं आऊंगा। अच्छा जी, जैसे पहला एडवांटेज क्या है? फिक्स रेट बॉन्ड। ऑर्गेनाइजेशन को ये बात पता है कि उन्हें हर साल इतने पैसे अपने पास से, जो लोगों ने मुझे बॉन्ड्स के लिए पैसे दिए हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना लाजमी है। तो इस हिसाब से वो अपनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या करेंगे? मैनेज कर रहे होंगे। कि लेट सपोज उनको लगता है कि भाई मेरा साल का बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए लोगों को जाता है, तो जब वो अर्न कर रहे होंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि उस 2 लाख रुपए को पहले एक साइड पर रख लें, ताकि जो पब्लिक एट लार्ज से मैंने बॉन्ड्स की सूरत में पैसे कलेक्ट किए हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए। कंसिडर्ड लेस रिस्की कंपेयरिंग टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में सबसे बड़ा मसला क्या है कि अगर पैसे गए तो वापस आप, क्योंकि वहां कोई कोलेट्रल, ओनर को किस चीज की कोलेट्रल की जरूरत? आपको ओनर भी बनना है, कोलेट्रल भी चाहिए, डिविडेंड भी फिक्स चाहिए, फिर लोगे क्या? तो मोड ऑफ फाइनेंस में आप क्या करते हो? ड्यू टू स्पेसिफिक मेच्योरिटी पीरियड बॉन्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, लेस रिस्की का मतलब यह है कि एक इंसान को ज्यादा टाइम तक अपने पैसे को कहीं पार्क नहीं करना। ठीक है, पार्क का मतलब ये कि आपने कहा 5 साल तक मैं आप पार्क कर दूंगा तो मेरे पैसे डबल भी हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी अर्न कर लूंगा, और एक जो मैं ऑपरेशनल चीजों में लगा सकता था वो नहीं लगाऊंगा। तो आप इक्विटी में, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं आ रहे होते, आपको अगर वापस आपके पैसे चाहिए तो आपको अपनी ओनरशिप को बेचना पड़ेगा। अब ओनरशिप को बेचने के लिए आपको मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस देखनी पड़ेगी। अब मार्केट अगर अच्छी चल रही है तो शेयर प्राइस अच्छी मिल सकती है, और अगर मार्केट खराब चल रही है तो शेयर प्राइस खराब होगी। जब मार्केट की शेयर प्राइस खराब होगी, मार्केट में शेयर प्राइस खराब होगी, तो एक इन्वेस्टर क्या कहेगा? यार इसे बेचो, नहीं चलाओ। ठीक है, जब मार्केट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर तब क्यों नहीं बेचेगा? यार थोड़ी और अच्छी हो जाए तो मेरा और कैपिटल गेन हो जाएगा। तो जब, हाँ, लालच है ना, बुरी बला क्यों कहते हैं कि भाई आपको एक चीज मिल गई फिर आपको आगे बढ़ना है। तो बॉन्ड्स यूनिवर्सल रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को लोन देते हैं, जैसे आप अपने दोस्त को लोन देते, तो आपको पता है आने नहीं है, ठीक है ना? दोस्त को लोन दिया, भूल जाओ, सदका जारिया हो गया। ठीक है, ये आपने सदका दे दिया, अब कयामत के दिन अल्लाह इसका हिसाब देगा, क्योंकि ये ढीठ ने तो मेरे पैसे जिंदगी में तो नहीं देने। अब इसी तरीके से कंपनी जब आप लोगों से लोन लेगी तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स शो करेगी, और कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स क्या आप लोगों को शो करेगी जिसको फाइनेंशियल पढ़ने नहीं आती? कंपनी किसको फाइनेंशियल शो करेगी? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, जो कंपनी को बताती है, लोगों को बताती है कंपनी की जो क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को उधार दूंगा तो मुझे इतने टाइम पीरियड में पैसे मिल जाएंगे। मैंने एक बंदे को 30 दिन का उधार दिया, उसने मुझे 25 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। अब 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, अब ये आपकी क्रेडिट रेटिंग है कि आप किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से कंपनी की पेमेंट कितनी अच्छी है जब वो लोन लेती है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी है पैकरा के नाम से, जो डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग को इवेल्युएट करके डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। कौन सी कंपनी है? पैकरा। तो पैकरा क्या करती है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लोगों को ये बताती है, इवन बैंक्स की रेटिंग चेक करती है कि ट्रिपल ए बैंक कौन सा है, ट्रिपल बी बैंक कौन सा है, यानी जिसकी रेटिंग ए स्टार ए प्लस की होगी, तो जाहिर सी बात है कि इससे जब आप पैसे लोन की फॉर्म में देंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो भी बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है तो पहले वो क्या करती है? अपनी रेटिंग भी बताती है। फिर इसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आपने 3 और 4 ही कहा था तो 3 समझ गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड। अब देखो हमने यहाँ बॉन्ड्स लिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि भाई अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स लिए हुए हैं तो कंपनी मेच्योरिटी डेट पे आपको कहेगी कि देखें अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे भी ले सकते हैं,
और अगर आप चाहते हैं कि आपको हम अपनी कंपनी के शेयर्स दें तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, आपको जो चीज अपीलिंग होगी कस्टमर को, इन्वेस्टर को, वो काम होगा। पांचवा पॉइंट, अगर कभी बैंकक्रप्ट होता है तो सबसे पहले जो शेयर होल्डर होंगे उससे पहले हम पैसे किसको देंगे? जिनसे हमने बॉन्ड्स लिए। और वहां पर हमें क्या कहा गया है कि बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड थ्रू सम फॉर्म ऑफ कोलैटरल, देयरफॉर बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड लेस रिस्की कंपेयर टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में कोई कोलैटरल नहीं है, कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई जाती। कोलैटरल के बदले हम क्या करते हैं? बिजनेस की ओनरशिप दे देते हैं, जिसकी वजह से आप यहां पर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप यहां पर क्या करते हैं कि जब आप बॉन्ड्स देते हैं तो आपके पास दो तरह से, मीडियम और लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी भी बॉन्ड्स नहीं लिए जाते। क्यों? अवॉइड करने का यहां पर मतलब ये बोला कि भाई शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों को जब आप लगाते हैं तो उससे कोई खासा रिटर्न नहीं आता। रिटर्न का मतलब क्या है? अब यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे लास्ट टाइम बहस की थी कि लेट सपोज सर आप बॉन्ड्स लें और बॉन्ड्स लेने के बाद आप बिजनेस की मार्केटिंग करें या पब्लिक अपने अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी दें, वो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज्यादा क्या करेंगे? काम करेंगे। या आप रॉ मटेरियल परचेज कर लें, तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरे खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं जब अपने पैसों को यहां लगाऊंगा तो इवेंचुअली जो मेरा रिटर्न का पर्सपेक्टिव है वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से रिस्क है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बॉन्ड्स को जब इशू करवाया जाए या तो मीडियम में करवाया जाए या लॉन्ग टर्म में। यानी मैं आपसे अगर पैसे मांग रहा हूँ तो 12 महीने के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। अगर मुझे 12 महीने के लिए पैसे चाहिए तो मैं जनरल पब्लिक के पास जाऊंगा ही नहीं। अगर मुझे 12 महीने के लिए लोन चाहिए तो मैं तो बैंक के पास जाऊंगा या मैं किसी इंडिविजुअल के पास जाऊंगा। लेकिन मैं जनरल पब्लिक के पास तभी जाता हूं जब मुझे इन्वेस्ट करना होता है 5-10 साल के टेन्योर पे। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल ऐसी भी है कि आपने किसी को शेयर्स दिए और आपने बोला मैं सिर्फ 12 महीने के लिए आपको अपने बिजनेस का ओनर बना रहा हूं, फिर वो शेयर्स खत्म हो जाएंगे, कोई इन्वेस्ट करेगा? चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंस कंपेयर टू बैंक डेट्स फॉर हायर क्रेडिट रेटिंग इशूअर। जो मैंने यहाँ 12% का इंटरेस्ट लिखा था ना, वो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बात देखूं कि मुझे बॉन्ड से 5% का रिटर्न आ रहा है और बैंक से 8% 10% का रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न ज्यादा होने के पीछे पर्पस क्या है? कि रिस्क ज्यादा है। तो अगर मेरा बॉन्ड्स पे रिटर्न कम है तो इसका मतलब मेरा रिस्क भी कम है। और रिस्क कम कैसे हुआ? कि मैंने अपने बॉन्ड्स को सिक्योर कर दिया कोलैटरल की वजह से। नहीं समझ आया? या बहुत फास्ट हुआ? किसी बहुत फास्ट हुआ? बताओ क्या चीज फास्ट हुई?